बस ये याद दिला दिया करें, क्योंकि बाजू का याद नहीं रहता तो फिर रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में परसू करना चाह रहे हैं, तो दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में लाजमी सवाल होगा आपसे इंटरव्यू में। वो क्या चीजें हैं? एक तो आपको कंडक्ट साइजेस पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड कंडक्ट साइजेस हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जिसमें आप वायरिंग की केबल्स डालते हैं, वो उससे लेके आप जो मेन केबल्स हैं उन तक के, आप वो कौन कौन से साइजेस हैं डिफरेंट, तो वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपको डिफरेंट केबल साइजेस पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड केबल केबल कौन कौन से स्टैंडर्ड साइजेस में आती हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हमारे पास इस वक्त आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली ये टेबल कहाँ से लिया गया है? ये केबल जो टेबल है, ये पाकिस्तान केबल्स की वेबसाइट से एक कैटलॉग डाउनलोड की गई है, जिसका नाम है वायरिंग केबल्स। तो वहां से ये डाउनलोड किया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो ये, इसमें डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं, सिंगल कोर, मल्टी कोर, फिर उसमें डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, डिफरेंट टाइप आपको वहां पे बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे। आप जब उसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पहले कॉलम के अंदर नजर आ रहा है, mm² लिखा हुआ है, 1.5 2 पॉइंट। अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूं तो ये स्पॉटलाइट की तरफ आप देखें, जो रेड कलर की स्पॉटलाइट यहाँ मूव कर रही है इस कॉलम के अंदर। तो 1.5 2.5 4 6 10 ये केबल्स हैं जो आपकी नॉर्मली वायरिंग के अंदर यूज हो रही होती है। फिर उसके आगे ये डिफरेंट उसके लेइंग मेथड्स हैं। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक हमारे, समझ लें कि ये डिज़ाइन कोर्स का पार्ट होता है। तो लेकिन फिर भी आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप इसको जो है वो इजीली आप स्टडी कर सके जब आप इसको केबल टेबल को आप स्टडी कर रहे हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, लेइंग मेथड्स। लेइंग यानी केबल किस तरीके से ले की गई है, चाहे वो कंडक्ट में ले की गई है, केबल ट्रे के अंदर ले की गई है, या डायरेक्टली बरीड की गई है, या किस मेथड से जो है वो उसकी लेइंग की गई है। तो ये उसके हिसाब से उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी आगे लिखी हुई है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये सब वैल्यूज ए में, यानी एम्पेयर्स में आपको नजर आ रही है, कॉलम 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप टू के ऊपर देखेंगे तो आपको ये 1 2 कोर केबल है, यानी सिंगल फेज एसी डीसी केबल है। और उसकी 1 की करंट कैरिंग कैपेसिटी 13 एम्पेयर है, 1.5 की 16.5 है, 2.5 की 23 है, 4 की 30 है, 6 की 38, तो 10 की 50 एम्पेयर। तो ये 2 कोर केबल है सिंगल फेज के लिए। इसी तरीके से ये 3 कोर केबल है। फिर ये डिफरेंट क्लिप डायरेक्ट मेथड है, कि अगर क्लिपिंग के जरिए जो है उसको ले किया गया है तो फिर उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। अगर परफोरेटेड केबल ट्रे के अंदर उसको ले किया गया है तो उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो आप इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। 3 कोर केबल है या 2 कोर केबल है, वो उस हिसाब से आप उसकी रेटिंग सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट साइजेस आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे ये केबल 10 तक है, लेकिन जब आप इसका दूसरी एक कैटलॉग जो एलवी केबल्स की कैटलॉग है, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें 10 से आगे, यानी 16 25 35 50, तो ये सारी 70 फिर है। तो ये सारी केबल्स आपको उसमें मिल जाएंगी, उससे बड़ी जितनी केबल्स होंगी। तो वह इसी तरीके से आप उसको भी फॉलो करके वहां से निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें होगी, पहली चीज कंडुइट, दूसरी चीज केबल, केबल साइजेस, तीसरी चीज आपको ब्रेकर साइजेस पता होने चाहिए कि कौन कौन से ब्रेकर साइजेस, स्टैंडर्ड साइजेस मार्केट में अवेलेबल है। तो वो साइजेस आपको पता होना जरूरी है। वो एक कैटलॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेरासाकी की, तो उसमें आपको डिफरेंट रेटिंग के ब्रेकर्स मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप उसको याद रख लें, क्योंकि ये इंटरव्यूज में आपसे लाजमी सवालात होंगे अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे। अब हम दोबारा ड्राइंग्स के ऊपर मूव करते हैं।
ये एक लाइटिंग लेआउट है, ये आपको ये ड्राइंग टाइटल में नजर आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर लाइटिंग लेआउट। अगर कोई और लेआउट होगा, पावर लेआउट होगा, तो यहाँ टाइटल में आपको पावर लेआउट नजर आएगा। तो हमेशा ड्राइंग टाइटल से आप उसको पहचानेंगे कि ये किस चीज की ड्राइंग है, कौन सा लेआउट है, या सिंगल लाइन डायग्राम है, या किस टाइप की ड्राइंग है, वो आप वहां से ड्राइंग टाइटल से जानेंगे। फिर ये ड्राइंग नंबर है। अब हम लाइटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी जगह पे जाते हैं, ये छोटा सा एक रूम है, ठीक है। ये छोटे से रूम के अंदर 4 लाइट्स लगी हुई हैं, और 4 लाइट्स के ऊपर आपको ये दो स्विच, वॉल के ऊपर 2 स्विचेस भी नजर आ रहे हैं आपको। एक जो आपको ये सिंबल है, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर से हाईलाइट कर लूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ये रेड स्पॉट के पास आपको सबसे पहला जो स्विच नजर आ रहा है, ये बेसिकली डी की शक्ल में, डी एक बनी हुई है इसके साथ, तो ये शो कर रहा है ये डिमर है। इसको हम लीजेंड से कंफर्म कर सकते हैं, तो क्योंकि मुझे तो लीजेंड याद है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। आप जो है इन सारी चीजों को देखने के लिए आप लीजेंड का इस्तेमाल करेंगे कि ये डिमर है, स्विच है, या ये लाइट कौन सी है, कितने वॉटेज की है, ये सारी चीजें आप लीजेंड से देखेंगे। ये 4 लाइट्स लगी हुई हैं, और ये जो स्विचेस हैं, डिमर, लेट्स सपोज डिमर है, तो डिमर के साथ आपको ये नजर आ रहा है एक टेक्स्ट लिखा हुआ है D1/B1। D1 का मतलब ये है कि ये एक डिमर है इसके ऊपर, यानी ये एक शीट है और इसके ऊपर एक ही डिमर लगा हुआ है। इसके ऊपर मल्टीपल डिमर भी हो सकते हैं, अगर यहाँ 2 पंखे होते तो मल्टीपल डिमर 2D भी हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पंखा है इसीलिए 1 डिमर लगा हुआ है। इसी तरीके से आप अगर इसके साथ दूसरा स्विच देखते हैं, तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो 2S/B1 लिखा हुआ है। तो 2S का मतलब ये है कि ये 2 गैंग का स्विच है। 2 गैंग का मतलब ये हुआ कि ये इस जो शीट है इसके ऊपर 2 स्विचेस है, यानी 2 स्विच, इन लाइट्स को, इन 4 लाइट्स को मैं 2 स्विचेस से अलग अलग कंट्रोल कर रहा हूं। अब मुझे ड्राइंग में ये कैसे पता लगाना है कि मेरे स्विच 1 पे कौन सी चल रही है और स्विच 2 पे कौन सी चल रही है, तो ये जब मैं इन लाइट्स के ऊपर आता हूं तो इनके ऊपर एक टेक्स्ट लगा हुआ है S1 और S1। तो ये S1 मुझे बता रहा है कि ये जो फर्स्ट स्विच है, यानी एक स्विच के ऊपर ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये एक ही स्विच के ऊपर है। और S2 के ऊपर जो ये 2 लाइट्स हैं, तो ये बता रही हैं कि ये स्विच 2 के ऊपर ये 2 लाइट्स हैं, यानी स्विच 2 को प्रेस किया जाएगा तो ये 2 लाइट्स ऑन होंगी। तो इस तरीके से इसकी ये वायरिंग की गई है, और आप भी जो है इसी तरीके से इसकी वायरिंग करवाएंगे। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसी हिसाब से आप डिजाइन कर रहे होंगे, अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आप इसी हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? B1 क्या है? जी, D1, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये डी डिमर को जाहिर कर रहा है। D1 से ये आप ये फैन के ऊपर एक टेक्स्ट डाला हुआ है D1, तो ये फैन के ऊपर D1 बेसिकली ये डिमर के ऊपर फैन चल रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर आप जो टैग देख रही हैं, तो ये D1 के ऊपर डी है, D1। क्लियर है? इससे आगे जो B1 लिखा हुआ है वो? जी, अच्छा, B1। जी, B1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिस तरीके से हमारे पास 3 फेज में रेड, येलो, ब्लू सर्किट्स होते हैं, तो 3 हमने उनको डिफरेंट फेजेस को नाम दिए हुए हैं। तो ये बता रहा है कि ये ब्लू फेज का फर्स्ट सर्किट है, ठीक है, ब्लू फेज का फर्स्ट सर्किट है। तो इस तरीके से ये वायरिंग की गई है। अगर कहीं और आप देखेंगे तो वो सर्किट डिफरेंट होगा।
इसी तरीके से कहीं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाई, हेलो जी बोलें। ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम थोड़ा से ये एक स्टाफ रूम, चूंकि ये स्कूल की भी एक बिल्डिंग है, तो हम थोड़ा सा इसमें स्टाफ रूम की तरफ आ गए हैं। और इसके ऊपर आपको मल्टीपल फैंस भी नजर आ रहे हैं और मल्टीपल लाइट्स भी नजर आ रही हैं। तो ये इसका गेट है, और यहाँ से एंट्रेंस के बाद आपको ये दो शीट्स आपको डिमर की नजर आ रही हैं और एक शीट आपको स्विचेस की नजर आ रही है। अब जरा हम इसमें देखते हैं कि ये कितने कितने गैंग की शीट्स हैं। तो Asif, I have a suggestion before moving ahead. Please guide them कि इनकमिंग केबल जो डीबी में हमारे पास सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ रही होती हैं, वो सिर्फ एक केबल आ रही होती है फ्रॉम मीटर, एंड देन आगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है वो मल्टी जितने सर्किट से ब्रेकर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, कितने सर्किट्स बनते हैं हमारे पास। जैसे 4 ब्रेकर हैं B2 पे, तो B1 B2 B3, इस तरीके से तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा कैंडिडेट से दूर हो जाएंगे। मैं बात समझा नहीं आपकी। आई वांट से कि जिस तरीके से आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि किसी भी ईवी में जो इनकमिंग केबल्स होती हैं वो सिर्फ 3 फेजेस होते हैं, RYB, और आउटगोइंग जितने ज़्यादा ब्रेकर्स होंगे हमारे पास उसके हिसाब से हमारे सर्किट बन जाएंगे B1 B2। जैसे बी हाँ फेज वो पे डेफिनेटली, मल्टीपल है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। आई थिंक चीज़ की कंफ्यूजन मुझे वो लग रही डेफिनेटली है। वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन वो एसएलडी में हम देख लेंगे। अभी चूंकि हम बिल्कुल एक एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो अभी अगर मैं डायरेक्टली वो इनकमिंग और वो सारी चीज़ों की बात करूंगा तो वो थोड़ी सी मजीद कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड किया कि अभी सिर्फ जो एंड यूजर का पॉइंट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम बैक साइड फर्दर मूव करते जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक नजर आ रहा है स्टाफ रूम। तो इस स्टाफ रूम के अंदर आपको 6 पंखे नजर आ रहे हैं, और उसके बाद तकरीबन 8 और 2 10 लाइट्स नजर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम फैंस को देख लेते हैं। क्योंकि ये डिमर आपको ये बता रहे हैं कि ये जो 3D3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हर जो डिमर है इसके ऊपर 3 डिमर्स हैं। ये हर जो शीट है इसके ऊपर 3 3 डिमर्स हैं। तो 3 3 डिमर्स, अब हम देखते हैं कि D1 कहाँ पर है। D1, D2, D3, एक से ये 3 चल रहे हैं और दूसरी से ये 3 चल रहे हैं। इसी तरीके से 3 स्विचेस हैं हमारे पास। तो 3 स्विचेस S1 पे ये वाली लाइन पे जितनी लाइट्स हैं वो ये वाली लाइन पे चल रही हैं, और S2 पे ये सेंटर वाली लाइट्स चल रही हैं, 3 जो लाइट्स हैं। जबकि S3 के ऊपर ये लास्ट वाली लाइट्स चल रही है। तो इस तरीके से जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब अगर इसमें मेरा सवाल है आपसे कि इससे थोड़ा सा सिंपल की तरफ चले जाते हैं। हमने जो पहले काम किए, जो सबसे पहले हमने पॉइंट देखा है, ये छोटा सा रूम। तो इसके ऊपर अगर मुझे एग्जीक्यूशन करवानी है वायरिंग की, तो हम किस तरीके से करेंगे? कहाँ कितनी केबल्स जाएंगी, कोई बता सकता है? लेट सपोज मुझे इस S2 के पॉइंट के ऊपर वायरिंग करनी है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कितनी केबल्स आएंगी? फर्स्ट शीट में एक केबल जाएगी फैन वाली, B1 वाली। किसके ऊपर जी? और इसमें जो 2 शीट्स हैं स्विच की, उसमें S1 की 2 केबल्स, और दूसरी शीट दूसरे बटन में S2 की 2 के 4 केबल जाएंगी इसमें। किस शीट के अंदर? इस S1? वाली 2S में नीचे कितनी केबल्स उतरेंगी 2S में जी? ये जो 2S का बोर्ड है, 4 केबल उतरेंगी। कौन कौन सी? 2 केबल्स उठेंगी सर। 2S1 की, 2S2 की। S1 की और S2 की।
नहीं, S1 की 2 क्यों उतरेंगी? फेज ही उतरेगा ना सर। क्योंकि दो हमारे पास लाइट्स है ना S1 की। नहीं, कोई और बताएगा? एक S1 पे जाएगी और एक S2। जी जी बोलें। दो स्विच लगेंगे, एक S1 के लिए और एक S2 के लिए, और S1 के लिए जो दोनों होंगे उनको कॉमन कर देंगे, S2 के लिए दोनों को कॉमन कर देंगे, उनकी एक एक वायर आएगी। बिल्कुल सही है। हमारे पास होगा ये कि S1 से जो हमारे पास स्विच है वहां से 2 केबल फेज की निकलेंगी और एक न्यूट्रल और एक अर्थ की केबल निकलेगी, यानी टोटल 4 केबल्स आगे जाएंगी, और एक केबल फेज की और न्यूट्रल और अर्थ ये पहले पॉइंट के ऊपर आगे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो अर्थ और न्यूट्रल है वो सबके साथ कनेक्ट होती जाएंगी, कॉमन होती जाएंगी, जबकि जो यहां पे हमने फेस कनेक्ट किया था इस S1 के साथ, यही केबल में से एक जम्पर निकलेगा और वो इस S1 पे चला जाएगा। तो यानी यहां पे भी उसी फेस की केबल आएगी, जबकि यहां पे दूसरे फेस की केबल आएगी, और जबकि जो फेज और जो न्यूट्रल और अर्थ की केबल है वो सेम यहां पे चल रही होगी। तो यानी स्विच के ऊपर से हम न्यूट्रल और अर्थ एक ही बार आएगा और वो आपस में कॉमन कर देगा, और फैन को भी वही कॉमन कर रहा होगा, फैन के लिए भी अलग से नहीं आएगा, फैन के लिए भी सिर्फ फेस की एक केबल आएगी और जो आके उसको उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये वायरिंग इस रूम की कंप्लीट होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, अच्छा, ये तो हो गई स्विचेस की, स्विचेस ऑपरेटेड लाइट्स। कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जो है वो हम डीबी से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो लाइट्स, जैसे ये एक ओपन एरिया है तो यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं जहाँ जो सारी की सारी एक डीबी से कंट्रोल हो रही होती है। तो डीबी से कंट्रोल होने वाली लाइट्स को हम अमूमन सर्किट नंबर से जाहिर कर देते हैं, उनको स्विचेस या उससे जाहिर करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड फेस का R3 एक टैग है बेसिकली उसका। R3 का सर्किट जो है वो कंप्लीटली ये सारी की सारी लाइट्स को ये फीड कर रहा है, यानी वो उसका ब्रेकर है या जो उसका पुश बटन स्विच है डीवी के अंदर, तो वहां से जब आप उसको ऑपरेट करेंगे तो ये सारी लाइट्स एक ही दफा में जल जाएंगी। इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल लाइट्स लगी हुई हैं वॉल बाउंड्री के ऊपर, तो ये भी आपको इसी हिसाब से नजर आ रही है। इसमें भी वहां पे R था, यहाँ पे Y1 है, ये साथ में स्लैश उसकी डीबी का नाम मेंशन है कि ये किस डीबी से फीड हो, ये किस डीबी का सर्किट है। यानी Y1 डीबी एक्सटर्नल का सर्किट है, जो एक्सटर्नल डीबी हमारे पास यहाँ गेट के पास लगी हुई है, ये आपको नजर आ रही है डीबी। तो इस तरीके से ये पूरी वायरिंग की जाती है। अब लाइटिंग में अगर कोई सवालात हैं तो लाइटिंग में से आप सवालात पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करते हैं पावर की तरफ। जी, कोई सवाल नहीं है? ये अब हम पावर लेआउट की तरफ आ गए, और पावर लेआउट के अंदर आपको ये पावर सॉकेट्स नजर आ रही हैं। अब जैसे ये डीवी एक्सटर्नल है तो यहाँ पे एक सर्किट है R1, ये 3 पावर सॉकेट एक साथ लगी हुई हैं और इनको एक सर्किट फीड कर रहा है।
R1 के नाम से। अच्छा, ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली एक सेपरेटर लाइन है। इससे नीचे LPDB GFB है, और इससे ऊपर का जो एरिया है वो LPDB GFA से फीड हो रहा है। ये बेसिकली ये बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इससे नीचे का जो एरिया है वो, जो इस एरिया में एक डीबी लगी हुई है, ये यहाँ से फीड हो रहा है, जबकि इससे ऊपर का जो एरिया है तो वो यहाँ पे, ये इस एरिया में जो डीबी है, डीबी ग्राउंड फ्लोर ए, यहाँ से फीड होगा। तो ये LPDB GFB। अब हम इसका सर्किट ढूंढते हैं R1। R1 देख, ये एक R1 सर्किट है, और इस R1 सर्किट में आप ये देखेंगे, ये क्लासरूम है, और क्लासरूम में ये डिफरेंट जो पावर सॉकेट्स हैं वो इस R1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पे R1, ये दो क्लासरूम्स को एक सर्किट कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर चूंकि डिफरेंट कंप्यूटर काउंटर्स हैं, तो यहाँ पे सर्किट्स पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे Y1 का सर्किट है, फिर आगे आपको B1 का सर्किट नजर आ रहा है। B1 के बाद आपको R2 का सर्किट नजर आ रहा है, फिर आपको Y2 का सर्किट यहाँ पे ये इस एरिया में नजर आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे B2 का सर्किट नजर आ रहा है। ये आपको B2 पे पावर सॉकेट नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है, फिर यहाँ पे आपको B2 पे पावर सॉकेट्स नजर आ रही है, फिर यहाँ पे ये उससे नेक्स्ट सर्किट R3 का सर्किट है, और यहाँ ये इस एरिया, ये सिक रूम है, ये प्रिंसिपल रूम है, तो यहाँ पे ये इन डिफरेंट पावर सॉकेट्स के पॉइंट को फीड कर रहा है। अच्छा, ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी बॉक्स। टेक्नोलॉजी बॉक्स अमूमन ये जहाँ पे फर्नीचर के पॉइंट्स आते हैं, या मल्टीपल पॉइंट्स आने होते हैं फर्नीचर के साथ, तो या वर्क स्टेशन होता है, तो वहां पे हम इस तरह से पॉइंट दे देते हैं ताकि इजीली वो फर्नीचर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए इस बॉक्स के अंदर। तो R3 इसमें आपको नजर आ रहा होगा, जबकि ये जो आपको D28 और 29 नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली उसके डाटा के पॉइंट्स हैं। आज हम पावर जो LV सिस्टम है उसको कवर कर रहे हैं, जबकि जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम ELV सिस्टम को कवर करेंगे। ELV सिस्टम में फायर अलार्म, पब्लिक एड्रेस, वॉइस, डाटा, CCTV, तो ये एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर कवर कर रहे होंगे। इस सेशन के अंदर हम पावर को कंसीडर कर रहे हैं, और अभी हमने जो है इसके राइजर और SLDs भी देखनी है। तो ये इस तरीके से पावर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। अगर इस पे कोई सवालात है तो वो मुझे बताएं, ताकि अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट पे मूव कर लूँ। सर, इनकी टैगिंग के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है, क्या चीज़ है, कैसे टैगिंग करते हैं इनकी? ये टैगिंग ये सारी की नंबर से सारी याद नहीं ऑटोकैड रहता। के अंदर मैनुअल होती है। ये आप R1 R2 इसकी टैगिंग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, जी पॉइंट्स भी ये, हैं, D36 कह लें, D37 कह लें। जी, ये सारे के सारे बफर्स। जो है, ये सारी टैगिंग ये मैनुअल होती है। ओके। जी, ये सारी मैनुअल होती है, और जिस हिसाब से आप उसको अरेंज करना चाहें वो आप उस हिसाब से इसको अरेंज करें। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जो पावर सॉकेट्स होती हैं उसको, जो भी ड्राफ्टमैन होता है उसको हम बता देते हैं कि आपने इतने इतने सॉकेट्स या इस एरिया को एक सर्किट पर रखना है, इस एरिया को हम उसको सर्किट वाइज चीज़ें हम मार्क करके दे देते हैं, और फिर जो है वो उसको एक पेपर के ऊपर हम मार्क करके दे देते हैं, और फिर वो उसको कैड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, कैड के ऊपर ड्रा कर लेता है। क्लियर है?
अच्छा जी, एक और चीज, जो ये ग्राउंड फ्लोर केबल कंटेनमेंट लेआउट है। केबल कंटेनमेंट लेआउट बेसिकली जो हमारे वो केबल की कंटेनमेंट का एक सिस्टम कि जो डिफरेंट डीबीज को, मेन डीबी को और डिफरेंट डीबीज के साथ कनेक्ट कर रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें केबल ट्रे भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो वो उस सिस्टम को जो है वो हम केबल कंटेनमेंट लेआउट कहते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे एक एमडीबी है और एमडीबी ये कनेक्ट हो रही है मैन होल के साथ। ये मैन होल यहाँ से इस मैन होल के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी ये इसके अंदर कंडुइट रखे गए हैं, बरीड किए गए हैं, और यहाँ से फिर ये इस डीबी के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, और फिर यहाँ आगे जाने के बाद फिर इस डीबी से इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक मेन रूट है जो यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है। और इसमें फिर हम जब कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेज आता है ड्राइंग्स का, तो उसके ऊपर फिर डिफरेंट साइजेस के कंडुइट्स मेंशन किए जाते हैं कि यहाँ पे, यहाँ इस मैन होल से इस मैन होल तक इतने नंबर ऑफ कंडुइट्स और इस साइज के कंडुइट्स इसमें बरी किए जाएंगे, ताकि जो आपकी केबल साइजिंग होती है, मेन केबल का जो साइज होता है, तो उसके हिसाब से वो कंडुइट स्पेसिफाई किया जाता है, और ताकि इंस्टॉलेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे आपको इसी तरीके से ये नजर आ रहा है, ये आपको कुछ ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये सर्कल्स बेसिकली, चूंकि इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर्स को भी सप्लाई चाहिए, तो इस डीबी से ऊपर एक फ्लोर पे डीबी है, तो उसको भी फीड करने के लिए ये यहाँ पे राइजर पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि ऊपर के फ्लोर्स के लिए हम यहाँ से केबल लेके जा सके। ये उनकी एसएमडीबी का काम करेगी, और यहाँ से इस डीबी से ऊपर वाले फ्लोर्स की डीबीज को भी फीड किया जा रहा है। 3 numbers of 25 mm dia PVC vertical riser for power plus 5 numbers of 25 mm dia PVC vertical riser for data। यानी 3 नंबर जो है वो 25 mm के जो डाया के कंडुइट्स हैं वो 3 छोड़े जा रहे हैं, जबकि डाटा के लिए जो है वो 5 कंडुइट छोड़े जा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अच्छा जी, तीसरी चीज हम इसमें एक और चीज देख रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ पे अर्थिंग सिस्टम है। अर्थिंग सिस्टम आपको ये नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे चार डिफरेंट पिट्स नजर आ रही हैं। एक, ये जो रेड सर्कल के अंदर आपको ये नजर आ रही है, ये बेसिकली पिट्स हैं, अर्थ पिट्स हैं। तो अर्थ पिट्स, एक अर्थ पिट एलवी पैनल के लिए, एक ईएलवी सिस्टम्स के लिए है, और एक जेनसेट बॉडी और जेनसेट न्यूट्रल के लिए। ये चार डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट अर्थ पिट्स हैं। और ये अर्थ पिट से एक बेयर कॉपर कंडक्टर निकलता है। बेयर कॉपर कंडक्टर का मतलब है कि ऐसी केबल जो इंसुलेशन के बगैर होती है उसको बेयर कॉपर कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, अर्थ पिट के अंदर, अर्थ पिट 10 से 12 फीट एक डीप बोर किया जाता है, और उस बोर के अंदर अर्थ रॉड इंसर्ट किया जाता है, और अर्थ रॉड के साथ साथ फिर उसके अराउंड उसको क्लैम्प किया जाता है बेयर कॉपर कंडक्टर के साथ, यानी केबल के साथ जो विदाउट इंसुलेटेड है, और उसके अराउंड केमिकल फिल कर दिया जाता है। जो केमिकल इनहेंस्ड मटेरियल होता है, यानी बेंटोनाइट या डिफरेंट और मटेरियल्स हैं, तो उनको फिल किया जाता है, बैक फिल कर दिया जाता है, और इस तरीके से फिर उस जो केबल वहां से निकलती है उसको ईसीपी बॉक्स, ईसीपी स्टैंड फॉर अर्थ कनेक्टिंग पॉइंट, अर्थ कनेक्टिंग पॉइंट, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कनेक्ट होने के बाद यहां से फिर आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसकी, जिस तरीके से यहाँ से जेनसेट बॉडी को जा रही है, तो इस तरीके से ये अमूमन ईसीपी जो होता है ये पिट के नजदीक लगा होता है। और फिर यहाँ से आप केबल आउटगोइंग, चाहे आपने जेनसेट बॉडी पे लेके जानी है, ईएलवी सिस्टम्स पे लेकर जानी है, एलवी पैनल पे लेकर जानी है, तो यहाँ से आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं।
ईसीबी बॉक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली ईसीबी बॉक्स के अंदर ये एक डब्बा है और इसके अंदर एक बस बार लगी होती है जहां पे इनकमिंग जो केबल पिट से आ रही है वो कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, और आउटगोइंग मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं कि आपने अगर मल्टीपल जगहों पे यहाँ से इसकी जो कनेक्टिविटी लेकर जानी है तो आप वो इजीली लेकर जा सकते हैं। इसका ईएलवी जो अर्थ सिस्टम है, जब आपने अर्थिंग ये सारा प्रोसेस एक कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद 1 2 से 3 दिन के बाद इसका आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि क्या ये जो इसका रिजल्ट है वो लेस देन 5 ओम है या नहीं है। लेस देन 5 ओम है तो इट्स ओके, अगर लेस देन 5 ओम नहीं है तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट सही नहीं है, तो फिर आपको या तो उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल फिर आप फिर ऐड करेंगे उसमें, अब आप उसको जो है वो दोबारा उसमें पानी ऐड करेंगे ताकि उसके जो कंडक्टिविटी लेवल है वो बेहतर हो, या फिर आप अगर फिर भी आपको अचीव नहीं होता तो फिर आपको एक और फिट करनी पड़ेगी और फिर आप इस तरीके से आप इसको मूव करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये जेनसेट बॉडी क्या होता है जरा बताइए। As we have only 5 minutes left for the end of this webinar for the 40 minutes webinar. If you have any questions, please ask Mr. Asim. अच्छा, अभी चूंकि हमारा अभी थोड़ा सा ये रहता है तो आप इसमें जो है वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और अभी मेरी कोशिश है कि मैं इसको जो है वो अ, अगर कुछ हमें टाइम थोड़ा सा ऊपर लगता है तो हम इसको कंटिन्यू करके इसको जो है वो अपने जो आज हमारा टारगेट है हम उसको कंप्लीट कर लें। तो आप कोई सवाल पूछ रहे थे मेरे ख्याल में जेनसेट बॉडी का। जेनसेट बॉडी से मतलब से मुराद ये है कि चूंकि जेनसेट की मेटल बॉडी होती है तो उसको भी अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कहीं पे भी किसी भी वजह से उसके अंदर कोई वोल्टेजेस इंड्यूस होते तो वो किसी को भी जो है वो किसी के लिए सेफ्टी हैजर्ड ना हो, और इजीली जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो, ताकि एक शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए जो भी अगर वोल्टेजेस उसके ऊपर इंड्यूस हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाए। क्लियर है? जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये ग्राउंड फ्लोर लेवल +3 फीट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सॉकेट्स हमारे ग्राउंड फ्लोर से अबव 3 फीट लगेंगे। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सर ये थोड़ा ऊपर करें तो वहां पे लिखा हुआ है, पिछली ड्राइंग में भी था। ये वही ड्राइंग है? अच्छा, ये इसकी बात कर रहे जी हैं? जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में। हाँ, देखिए ये बेसिकली ना जी। ये आपको लेवल बता रहा है, ठीक है? ये इस जगह का लेवल बता रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर लेवल से 1 फीट ऊपर है, यानी जो आपका 0 0 लेवल है ग्राउंड फ्लोर का उससे 1 फीट ऊपर है ये वाली जगह। इसी तरीके से चूंकि ये प्रोजेक्ट नॉर्थ का है यानी नॉर्दर्न एरियाज का है, तो इसलिए वहां पे डिफरेंट लेवल्स का फर्क होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे, आप जैसे यहाँ पे आपको 0 0 नजर आ रहा है तो यानी ये बिल्कुल 0 0 लेवल के ऊपर है, फिर यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा है, और अगर थोड़ा आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 फीट चेंज पे मिल रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंट आपको ये आर्किटेक्चर उसमें डिफाइन किए गए हैं कि खास तौर पे जब आप इसकी ये केबल कंटेनमेंट रूटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप डिफरेंट लेवल्स को कैसे आप जो है वो कहीं ऐसी जगह तो आप नहीं लेके जा रहे कि एक का लेवल बहुत नीचे है और एक का बहुत ऊपर है, तो फिर आप वहाँ उस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये यहाँ पे जो डिफरेंट वो लेवल्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। इसमें सिर्फ आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को नहीं समझना बल्कि इसमें आपने आर्किटेक्चर चीज़ों को, आर्किटेक्चरल चीज़ों को भी समझना है, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहे वो साइट इंजीनियर हो चाहे आप डिज़ाइन इंजीनियर हो, आपको उसके लेवल्स को, उसकी सारी चीज़ों, आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर आपको मुश्किलात हो सकती हैं। अब हम एसएलडी को देख रहे हैं।
SLD के अंदर ये डिफरेंट, जैसे हमने DBGFA हमने देखी थी, तो DBGFA में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इनकमिंग सप्लाई आई हुई है, ठीक है। एक के अंदर 100 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है, जबकि दूसरे के अंदर 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है। तो उसको भी मैं बताता हूं कि वो किस तरीके से, वो 2 क्यों लगे हुए। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि 4 कोर 25 की आपको इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम MDB 4 कोर 25 स्क्वायर mm प्लस ECC। बेसिकली 4 कोर 25 यानी 3 फेज 1 न्यूट्रल, जबकि ECC जो है वो अर्थ की केबल है। ECC स्टैंड फॉर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। सिंगल कोर 16 स्क्वायर mm कॉपर PVC। कॉपर PVC का मतलब ये है कि ये कॉपर कंडक्टर है और PVC की उसकी इंसुलेशन है। मेरा ख्याल में अब ये जो है वो डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो फिर हम आगे जो है वो उसके बाद बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। काइंडली ज्वाइन नेक्स्ट सेशन बिकॉज ये अभी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फ़ौरन एक लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए।